नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से अपनी पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि लगातार है जो हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, और जो इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 है उसका सॉल्यूशन है हम आज करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ नए क्वेश्चनों के बारे में। तो साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? अब बताइए साथियों, जो एडी धारा हानि होती है उसका उपयोग कौन सा है? आप पूछोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, एडी धारा तो एक प्रकार की हानि है, इसका उपयोग कैसे हो सकता है? तो साथियों, एडी धारा की जो हानियाँ हैं उसी प्रकार एडी धारा हानि के कुछ लाभ भी है। तो बताइए, जो भंवर धारा हानि है उसका हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आपका विद्युत चुंबकीय ब्रेक में, ऑप्शन बी है मृत स्पंद धारामापी गैल्वेनोमीटर में, ऑप्शन सी है गतिमापक में, ऑप्शन डी है प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर में, और ऑप्शन ई आपका इन सभी में। बताइए साथियों, भंवर धारा हानि का हम कहाँ पे है जो उपयोग करते हैं, यह आपको पूछा गया है। प्लीज़ साथियों, जल्द से जल्द अपना सही आंसर है जो कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि जल्द से जल्द हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकें। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इन सभी में हम एडी धारा आने का प्रयोग करते हैं या एडी धारा आने का इन सभी में उपयोग होता है। जैसे आपका विद्युत चुंबकीय ब्रेक हो गया, या आपका मृत स्पंद धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर हो गया, या आपका स्पीड मेजरमेंट हो गया, या आपकी इंडक्शन मोटर हो गई। इनमें सभी में हम भंवर धारा हानि का प्रयोग करते हैं साथियों, ध्यान रखना ये बात। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। साथियों, भंवर धारा हानि की जो हानियाँ हैं उसी प्रकार इसके कुछ लाभ भी हैं। जैसे आपको पता होगा प्रत्येक चीज़ के हानि है तो उसके कुछ न कुछ लाभ भी होते हैं। उसी प्रकार भंवर धारा हानि के इन सभी में जो हम उपयोग करते हैं मृत स्पंद धारामापी, प्रेरण मोटर, विद्युत चुंबक ब्रेक और गतिमापक, इन सभी में जो हम विद्युत धारा या भंवर धारा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक ऐसी रिले चुंबक में चैटर किसे कहते हैं? चैटर कहते हैं शोर को के उपयोग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अब बताइए, जो आपकी एक ऐसी जो आपकी रिले चुंबक होती है उसमें शोर को है वो हम इनमें से किसका उपयोग करके समाप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है आपको यू आकार की चुंबकीय करोड़, ऑप्शन बी है विपाटन, ऑप्शन सी है छायांकन तार यानी शेडिंग कॉइल, ऑप्शन डी है स्थिर और गतिशील चुंबकीय लिंब मिलान, और ऑप्शन ई है आपका ए और बी दोनों। बताइए, ऐसी रिले चुंबक में हम शोर को है उनमें से किसके उपयोग के द्वारा कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों, जल्द से जल्द अपना महत्वपूर्ण और सही आंसर है जो कमेंट में टाइप करें। साथियों, कमेंट करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना बरतें। आपको जैसा भी आंसर आता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में टाइप करें। आपकी गलती होगी तो भी कोई बात नहीं है, गलती हो जाएगी, गलती यहीं निकल जाएगी। एग्ज़ाम में आप कोई गलती लेके नहीं जा सकते, आपकी गलतियां सारी यहीं निकल जाएगी, और गलतियां यहाँ पे निकल जाएगी तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बताइए साथियों, क्या रहेगा इसका सही आंसर? जो हम ऐसी रिले में जो चुंबक में शोर होता है ना, उसे हम छायांकन तार यानी शेडिंग कुंडली के द्वारा है तो समाप्त करते हैं। ध्यान रखना, इस कॉइल में हम एक शेडिंग कॉइल लगा देते हैं जिसके द्वारा ये शोर है वो आपका समाप्त हो जाता है। ध्यान रखना साथियों, शेडिंग कॉइल के बारे में। ऐसी रिले चुंबक में शोर को हम छायांकन तार यानी शेडिंग कॉइल के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक 100 से 100 वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग है जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। वोल्ट मीटर के वियोजन को ज्ञात करें। अब बताइए साथियों क्या रहेगा आपका वोल्ट मीटर का वियोजन। ऑप्शन ए आपका 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन डी है 2 वोल्ट और ऑप्शन ई है आपका 2.5 वोल्ट। बताइए आपके वोल्ट मीटर का जो आपका वियोजन रहने वाला है वो क्या रहेगा। सो साथियों आपको पता है इस वोल्ट मीटर में कितने भाग दे रखे हैं, आपको 100 भाग दे रखे हैं और ये कह रहा है जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। यानी पढ़ कितने सकते हैं हम, 50 तक ही पढ़ सकते हैं। और टोटल कितने हैं आपके मापे का, टोटल 100 है। तो इस प्रकार हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 वोल्ट है वो आपका वियोजन आ जाएगा। यानी ऑप्शन ए है आपका सही हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना हम वियोजन ज्ञात करने के लिए जितने भी आपके मापक भाग दे रखे हैं और जितना मापक भाग है जो आपका पढ़ा जाता है उनमें आपके जैसे इनमें पढ़ा जाता है कितना है, आधा भाग पढ़ा जाता है, मतलब 100 में से 50 भाग पढ़े जाते हैं और टोटल आपके 100 भाग है। तो इस प्रकार ये हमारे पास आ गया 0.5 वोल्ट है वो आपका वियोजन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सेथिल यानी हिस्टेरिसिस स्थिति किस पर निर्भर करती है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए देगा पदार्थ के आयतन पर, ऑप्शन बी है पदार्थ के वर्ग पर, ऑप्शन सी है आवर्ती पर, ऑप्शन डी है अभिवा फ्लक्स घनत्व पर और ऑप्शन ए आपका इन सभी पर। अब बताइए जो आपकी हिस्टेरिसिस स्थिति है वो किस पर निर्भर करती है। साथियों अगर आपको हिस्टेरिसिस स्थिति का फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है तो आसानी से दे सकते हो। तो साथियों अब आपको पता होगा कि हिस्टेरिसिस यानी और भौर हानि के फॉर्मूले भी कितने इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए साथियों क्या रहेगा आपका सही आंसर। तो साथियों जो आपका हिस्टेरिसिस यानी सेथिल यानी हिस्टेरिसिस यानी कोई कहते हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। और जो आपका हिस्टेरिसिस यानी का फॉर्मूला होता है वो आता है आपका निठा इंटू मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व की घात है वो 1.6 और आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू आयतन। ध्यान रखना वी है जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है यानी आयतन है, एफ है जो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, बी एम आपका अपना मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व है और निट है जो हमारे एक इस तरह का है यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब आपको आप इस सूत्र को देख के आप बता सकते हो कि किस पर निर्भर करती है। पदार्थ के आयतन पर निर्भर करती है ये आपका रहा पदार्थ का आयतन। पदार्थ के वर्ग पर निर्भर करती है, ये आपका स्थिरांक के बारे में बोला, ये आपका स्थिरांक रहा, इस पर भी निर्भर करती है। ध्यान रखना पदार्थ किस प्रकार का है उस पर भी आपकी ये निर्भर करती है। आवर्ती पर निर्भर करती है, ये रही आपकी आवर्ती पर भी निर्भर करती है। ये बोल रहा है अभिवा घनत्व पर यानी फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है, ये रहा आपका फ्लक्स घनत्व, इस पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार आपकी जो सेथिल यानी या जो हम कह सकते हैं हिस्टेरिसिस स्थिति है वो आपकी इन सभी पर है निर्भर करती है। ध्यान रखना साथियों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखना हिस्टेरिसिस यानी है जो आपके पदार्थ के आयतन, पदार्थ के वर्ग, आवर्ती और फ्लक्स घनत्व इन सभी पे है जो आपका निर्भर करती है, इन सभी के समानुपाती होती है। अब यहीं पे हम बात कर ले सकते हैं साथियों एडी धारा स्थिति की। तो एडी धारा स्थिति है वो आपकी फ्लक्स घनत्व के वर्ग के समानुपाती और आपका फ्रीक्वेंसी के भी वर्ग के समानुपाती और आपके लेमिनेशन की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एफ स्क्वायर है जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और आपका टी स्क्वायर है जो आपकी लेमिनेशन की मोटाई हो गई और बी स्क्वायर है जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व हो गया। ध्यान रखना आपकी एडी करंट ज़्यादा है वो आपकी फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और आपके लेमिनेशन की मोटाई के स्क्वायर के ऊपर निर्भर करती है। और आपकी जो हिस्टेरिसिस स्थिति है वो आपकी निष्ठा यानी जो आपके पदार्थ का किस प्रकार का पदार्थ है उस पदार्थ के प्रकार पे, आपके मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व पर और आवर्ती और आयतन पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना चाहते हैं इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो और इन फॉर्मूलों को आपको अलग अलग याद भी रखना है क्योंकि इन पे आप कन्फ्यूज हो सकते हो। एक में आपके आवर्ती का स्क्वायर दे रखा है, एक में आपके फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर दे रखा है, लेकिन दूसरे में आपका केवल फ्लक्स घनत्व और केवल आवर्ती दे रखी है, स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो आपको पूर्णतः ध्यानपूर्वक है जो इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों की संख्या है जो आपका 72 है तो उसमें दिक् परिवर्तक खंडों की आवश्यकता कितनी है बताइए। कुंडलियों की संख्या आपकी 72 दे रखी है, आपको कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या है वो आपको पूछी गई है, बताइए कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है।
अगर आपने वाइंडिंग का चैप्टर पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर है वो इजीली दे सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 18, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 90 और ऑप्शन ई है आपका 144। बताइए आपके कम्यूटेटर सेगमेंटों की हमें कितने कम्यूटेटर सेगमेंट है जो अपने बेहतर क्वाइल के लिए चाहिए होंगे। बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर है जो जल्द से जल्द है कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारे पास कुंडलियों की संख्या होगी उतनी हमें कम्यूटेटर, ध्यान रखना, दिक् परिवर्तक खंडों को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। जितनी हमारे पास कॉइल की संख्या होगी उतनी ही हमारे पास कम्यूटेटर सेगमेंटों की हमें आवश्यकता होगी, ध्यान रखना साथियों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह फ्लक्स वितरण का आकार कैसा होता है। यानी आपका जो डीसी मशीन में फील्ड के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है उसका आकार कैसा होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है त्रिकोणीय, ऑप्शन बी है समलंबाकार, ऑप्शन सी है सैंडलाकार का, ऑप्शन डी है अनुकूली प्रकृति वाला और ऑप्शन ई है आपका परवलयिक। अब बताइए आपका डीसी मोटर में जो आपका फ्लक्स होता है उसका आकार कैसा होता है, कैसा प्रारूप होता है, ये आपको पूछा गया है। बताइए साथियों जल्द से जल्द इसका सही आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। इन डीसी मोटर में जो आपके चुंबकीय फ्लक्स जो आपका डीसी मोटर में वितरण जो आपका समान रूप से वितरण होता है ना, उसका आकार है वो आपका समलंबाकार होता है। अब साथियों आपको पता होगा समलंब आकार आपका कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार है जो आपका समलंबाकार होता है। ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार है जो आपका फ्लक्स का वितरण है वो आपके डीसी मोटर में रहता है, समान रूप से फ्लक्स वितरण रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो आपका फ्लक्स है समान रूप से वितरण रहता है उसका आकार है वो हम कह सकते हैं समलंबाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोटरों में से किस में ऋणात्मक गति विनिमय होता है। बताइए साथियों, गति नियमन है वो आपका इसमें से ऋणात्मक किस में होता है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों ऐसी जो आपकी मोटर होती है वो एक ही मोटर होती है और आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका शंट मोटर, ऑप्शन बी है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों और ऑप्शन ए आपका ए और बी दोनों। बताइए किस में आपकी नेगेटिव स्पीड विनिमय हम कह सकते हैं वो होती है, आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है आपकी, उसमें आपकी ऋणात्मक गति विनिमय होती है। ध्यान रखना साथियों, इस मोटर की गति कुछ फिक्स नहीं होती है, कभी अधिक बढ़ जाती है, आवश्यकता से भी अधिक गति बढ़ जाती है, कभी आवश्यकता से गति कम हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस मोटर की गति है वो फिक्स नहीं है, यानी कम ज़्यादा होती रहती है। इस प्रकार इसलिए हमें इस मोटर का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए शंट मोटर की गति है वो लगभग है वो आपकी लगभग इस तरह रहती है, बहुत ही अत्यधिक लोड बढ़ा देंगे तो इसकी गति है वो आपकी बहुत ही निम्न है, वो या कह सकते हैं बहुत ही निम्न मात्रा में कम हो जाती है, लेकिन लगभग है जो इसकी गति है वो इस तरह रहती है। और श्रेणी मोटर का तो आपको पता ही होगा, इसे बिना लोड नहीं चलाना चाहिए क्योंकि बिना लोड पे है जो आपकी श्रेणी मोटर की गति है वो अनंत होती है, यानी बहुत भयानक होती है। इसलिए श्रेणी मोटर को हमें लोड के साथ स्टार्ट करना चाहिए और शंट मोटर को है वो हमें बिना लोड स्टार्ट करना चाहिए। शंट मोटर की गति है वो लगभग इस तरह रहती है। जो आपकी गति नियमन ऋणात्मक गति नियमन है वो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में होता है, क्योंकि इसमें जो आपका सीरीज फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स होता है ना, ये आपके विरोधी प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना साथियों, इसमें आपके जो सीरीज फील्ड धारा और शंट फील्ड धारा है ना, या इनका जो हम कह सकते हैं फ्लक्स है, ये आपके विरोधी प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना साथियों। और जो आपका कंपाउंड मोटर होता है ना, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है, उसमें आपके सीरीज फील्ड और आपके शंट फील्ड है
वो आपके समान प्रकृति के होते हैं, यानी वो आपस में जुड़ जाते हैं, और ये आपके आपस में वो नेगेटिव प्रकृति दर्शाते हैं। इसलिए आपका इस मोटर का हम ज़्यादातर उपयोग नहीं करते हैं, और इस मोटर में जो आपकी ऋणात्मक गति विनियमन होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। और मैंने जो आपको ये अतिरिक्त डिटेल बताई है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों का कर लिया पोस्टमार्टम। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णनीय हानियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बताइए, मशीन में घूमने से हैं जो कौन सी हानियाँ होती है, वो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा आपका भ्रूण धारा हानियाँ यानी एडी धारा क्षति, ऑप्शन बी है शेतीलीय हानियाँ हिस्टेरिक क्षति, ऑप्शन सी है घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ, ऑप्शन डी है घूमने वाली हिस्टेरिक हानियाँ, और ऑप्शन ए आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए मशीन में घूमने के कारण कौन सी हानियाँ होती है। ये आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आसानी से दे सकते हो कि घूमने के कारण है जो मशीन में कौन कौन सी हानियाँ होती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ हैं जो आपकी एक मोटर में है, जो आपकी मशीन के घूर्णनीय हानियाँ हम कह सकते हैं कि ये घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ हैं वो जो आपकी घूर्णनीय हानियाँ होती है। जब मोटर की शाफ्ट या आर्मेचर जो आपका घूर्णन करता है तो उसमें आपके जो स्टेटर में जो आपका एयर गैप होता है उसमें घर्षण होता है, जिसके कारण जो हानियाँ होती है उसे हम वायु घर्षण हानियाँ कहते हैं। और घर्षण हानियाँ जो आपकी शाफ्ट जो जहाँ पे लगी होती है शाफ्ट आपके बियरिंग वगैरह है उनमें जो आपकी हानि होती है उसे हम घर्षण हानि कहते हैं। तो मशीन की घूर्णनीय हानियों का प्रतिनिधित्व है जो इनमें से घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ हैं, जिनके कारण होने वाली हानि है वो आपकी घर्षण और वायु घर्षण हानियों के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। साथियों भ्रूण धारा हानियों की हमने बात अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले के साथ की थी, और शेतीलीय हानियों की भी यानी हिस्टेरिक क्षति की भी हमने बात पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले के साथ की थी। तो ध्यान रखना साथियों, भ्रूण धारा हानियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को पटलित करते हैं, और शेतीलीय हानियों को कम करने के लिए हम कोर में है वो आपके कोर के पदार्थ में है जो सिलिकॉन की मात्रा में लाते हैं। ध्यान रखना साथियों, हिस्टेरिक क्षति को कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा, और आपके भ्रूण धारा क्षति को कम करने के लिए कोर को पटलित करते हैं। ये आपके इन दोनों हानियों को कम करने का आपका उपयोग है, या कह सकते हैं कि कम करने का उपाय है वो यही है कि भ्रूण धारा हानियों को कम करने के लिए हम पटलित करते हैं कोर को, और हिस्टेरिक क्षति को कम करने के लिए हम सिलिकॉन की मात्रा में लाते हैं। और ध्यान रखना घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ हैं ये आपकी मशीन की घूर्णनीय हानियाँ होती है, और घर्षण हानि को हम कम करने के लिए मशीन में स्नेह का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑयल हुआ, ग्रेस हुआ, इनका प्रयोग है बियरिंग वगैरह पुर्जों में हम कर देते हैं, तो आपकी घर्षण हानियाँ हैं वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पूर्ण भार स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण है वो किए जाते हैं। बताइए फुल लोड पर है जो इनमें से कौन से परीक्षण है जो हम करते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए हॉपकिंस परीक्षण, ऑप्शन बी है स्विनबर्न परीक्षण, ऑप्शन सी है सपनर परीक्षण, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन ए आपका ए और सी दोनों। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपना जो महत्वपूर्ण सही आंसर है वो है हमें ज़रूर बताएं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी हॉपकिंस परीक्षण और सपनर परीक्षण है, ये दोनों हैं जो हम फुल लोड पे करते हैं। ध्यान रखना साथियों, स्विनबर्न परीक्षण है ये हम फुल लोड पे नहीं करते हैं। हॉपकिंस परीक्षण और आपका सपनर टेस्ट है ये हम आप कह सकते हैं फुल लोड पे करते हैं। ध्यान रखना साथियों इन दोनों टेस्ट का कि हम फुल लोड पे करते हैं, जबकि आपका स्विनबर्न टेस्ट है ये हम फुल लोड पे नहीं करते हैं। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी हॉपकिंस परीक्षण और सपनर परीक्षण है जो हम फुल लोड के तहत है वो करते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, डीसी मशीन में स्लॉट वेजेज किससे निर्मित होती है। बताइए डीसी मशीन में जो आपके स्लॉट के खांचे होते हैं वो आपके इनमें से किससे बने होते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका ढलवां लोहा, ऑप्शन बी है सिलिकॉन इस्पात, ऑप्शन सी है तंतु, ऑप्शन डी है नरम इस्पात, और ऑप्शन ए आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए आपके डीसी मशीन में स्लॉट वेजेज है जो इनमें से किसके निर्मित होते हैं। तो शायद एकदम ईजी क्वेश्चन है आपका, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो मित्रों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर
सी, यानी जो आपकी डीसी मशीन में स्लॉट वेजेज होते हैं वो आपके फाइबर के बने होते हैं। ध्यान रखना साथियों, इसका आपका सही आंसर होगा फाइबर के। डीसी मशीन में स्लॉट वेजेज है वो आपके फाइबर के बने होते हैं। ये फाइबर के क्यों बने होते हैं, ये सारी चर्चा है जो मैं आपको जब डीसी मशीन पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में बताऊँगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डीसी मशीन में स्लॉट वेजेज है ये आपके फाइबर के बने होते हैं। इसका जो विस्तृत है वो मैं आपको डीसी मोटर जो चैप्टर कराऊँगा ना उसमें आपको मैं पूरा इसका विस्तृत हल बताऊंगा कि क्यों हम फाइबर का काम में लेते हैं, क्यों हम लोह है या अन्य धातु या धातु के दूसरे धातु या आय धातु के हम क्यों उपयोग में नहीं लेते, फाइबर का ही हमने चुनाव क्यों किया। ये सारी बातें हम डीसी मोटर वाले चैप्टर में करेंगे जब हम अलग से इसे पढ़ेंगे। ध्यान रखना, टेबुलर लोहा है इसका प्रयोग है, छोटी मशीनें होती हैं ना जो आपकी छोटी मशीनों की बॉडी बनाने के लिए हम ढलवा लोहा काम में लेते हैं। ध्यान रखना, सिलिकॉन इस्पात का है जो हम प्रयोग है जो स्टेटर में जो खांचे बनाते हैं ना जो वाइंडिंग करने के लिए हम उनको है जो हम सिलिकॉन इस्पात के निर्मित करते हैं। ध्यान रखना साथियों, ढलवा लोहा है वो आपका छोटी मशीनों की बॉडी बनाने के लिए, और सिलिकॉन इस्पात है जो आपके स्टेटर के खांचे बनाने हैं। स्टेटर के खांचे भी है जो हम सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों को जोड़कर ही बनाते हैं या लेमिनेट करके बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डीसी मशीनों में स्लॉट वेजेज है वो आपके फाइबर के बने होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, इनमें से कौन सा रूल है जिसके द्वारा हम डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है लेंज का नियम, और ऑप्शन ए आपका फैराडे का नियम। बताइए डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन से रूल का है वह कौन सा रूल हम काम में लेते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है, बाएं हाथ का नियम है, जो हम डीसी मशीन में या कह सकते हैं डीसी मशीन के चालक के घूर्णन की जो दिशा है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित करते हैं। ध्यान रखना साथियों, अब यही है कि बाएं हाथ के नियम में आपका क्या है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यम है वो आपके समकोण पे है। ध्यान रखना, ये आपका अंगूठा है, ये आपकी तर्जनी है और ये आपकी मध्यम है। ध्यान रखना, तीनों आपके समकोण पे बनाते हैं। तो ये जो आपका अंगूठा है वो आपका कंडक्टर या चालक हम कह सकते हैं, घुमाव की दिशा दर्शाता है, और जो आपका तर्जनी है ये हम कह सकते हैं आपकी तर्जनी है, ये आपकी मध्यम है। ध्यान रखना, ये आपका अंगूठा है। तो तर्जनी है वो आपकी दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो आपकी मध्यम है वो दिखाएगी आपकी धारा की दिशा। ध्यान रखना, तो चालक की घूर्णन की दिशा यानी चालक का ये घुमाव हमारे कौन बता रहा है, अंगूठा बता रहा है, और ये हमें जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित कर सकते हैं कि चालक की जो आपकी घुमाव की दिशा है वो क्या है, ये इसमें हमें अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखना साथियों, ये बात कर ली हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। ध्यान रखना साथियों, ये नियम है जो आपके फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसमें आपका अंगूठा चालक की घुमाव की दिशा, तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यम है वो आपकी धारा की दिशा को इंगित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है जो हम जनरेटर में आपका प्रेरित ईएमएफ होता है ना उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए वो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम में लेते हैं। जनरेटर में आपके प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जो हम उपयोग में लेते हैं। अब बात करें लेंज के नियम की, तो लेंज का नियम वही है आपका कि धारा उस कारण का विरोध करती है, धारा है ना विरोध करती है जिसके द्वारा ये पैदा हुई है, यानी धारा जिस कारण पैदा हुई है उसी का विरोध करती है, ये आपका लेंज का नियम है। ध्यान रखना साथियों, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इन डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा है वो हम फ्लेमिंग की बाएं हाथ से निर्धारित करते हैं, और जनरेटर में आपके प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम में लेते हैं। और ध्यान रखना, लेंज का नियम है जो आपके धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये पैदा हुई है, यही आपका लेंज का नियम है। और फैराडे का नियम
यानी फैराडे ने बहुत सारे नियम दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था, जो हम आगे अलग अलग क्वेश्चनों में जिस प्रकार आएंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम तो मैं यही बता देता हूँ आपको कि आपका चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर यह चुंबकीय क्षेत्र की और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपका कोई चालक रखा है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, जिसके कारण आपकी धारा प्रवाहित होगी। यही आपका फैराडे का जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है यही है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम है जो फैराडे वाला, वो हम है जो आपके बैटरियों में काम में लेते हैं। ध्यान रखना चाहते हो, जो हम बैटरी का चैप्टर अध्ययन करेंगे तो उस टाइम है जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का फैराडे का जो नियम है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक को के लिए प्रदान किया जाता है। अब बताइए साथियों, डीसी कंपाउंड मोटर में हम जो फील्ड रेगुलेटर काम में लेते हैं वो क्यों लेते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है फील्ड रेगुलेटर का, यानी डीसी कंपाउंड मोटर है उसमें हम फील्ड रेगुलेटर क्यों काम में लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका क्षेत्र अभिवाह यानी क्षेत्र फ्लक्स के नियंत्रण के लिए। ऑप्शन बी आंशिक रूप से क्षेत्र के विद्युत चुंबकन के लिए। ऑप्शन सी है आर्मेचर विद्युत धारा को सीमित करने के लिए। ऑप्शन डी है आर्मेचर फ्लक्स के नियंत्रण के लिए। और ऑप्शन ये आपका सी और डी दोनों बताइए साथियों, डीसी कंपाउंड मोटर में हम फील्ड रेगुलेटर को किस लिए काम में लेते हैं। तो साथियों प्लीज़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथियों आपकी प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है, आपका आंसर जैसा भी हो, अगर आपका गलत होगा तो आप सीख जाओगे, अगर आपको आ रहा है तो आपका सही होगा, क्यों गलत होगा, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीख जाओगे, और यहाँ से जो आप सीख जाओगे वह आप फिर कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि गलती करके जो आप सीखता है ना वो कभी भूलता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको जैसा भी आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने से घबराए बिल्कुल भी नहीं, एकदम पूर्णतः दृढ़ निश्चय के साथ वो अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका गलत होगा तो आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ से जो सीख जाओगे ना गलती करके वो आप कभी नहीं भूल पाओगे, और कभी नहीं भूल पाओगे तो आप एग्ज़ाम में भी अपना जो आपका अच्छा प्रदर्शन है वो कर सकोगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अपने फील्ड फ्लक्स को नियंत्रण करने के लिए ही हम फील्ड रेगुलेटर काम में लेते हैं। ध्यान रखना चाहती हूँ, ये रेगुलेटर का काम क्या होता है? रेगुलेटर का काम ही होता है किसी चीज़ को नियंत्रण करना, जैसे वोल्टेज रेगुलेटर है तो वोल्टेज को नियंत्रण करने का। यहाँ पे फील्ड में हम है जो आपका फील्ड रेगुलेटर काम में ले रहे हैं तो वह फील्ड के फ्लक्स को नियंत्रण करेगा, यानी फील्ड के वोल्टेज नियंत्रण करेगा तो आपकी धारा नियंत्रित हो जाएगी, धारा नियंत्रित हो जाएगी तो आपका फ्लक्स भी है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो ध्यान रखना चाहती हूँ, फील्ड क्षेत्र में या फील्ड रेगुलेटर को हम फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि केबल की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसकी धारिता पर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, एक हमारे पास केबल है उसकी लंबाई अगर हम दोगुनी कर देते हैं तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 1/4, ऑप्शन बी है आधी, ऑप्शन सी है दोगुना, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन ई आपका 1/3 हो जाएगी। बताइए साथियों, किसी केबल की हम अगर लंबाई बढ़ा देते हैं या लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अपना सही आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि जल्द से जल्द है वो हम अगले क्वेश्चन पे गमन कर सकें। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो आपका इसकी धारिता भी दुगुनी हो जाएगी। ध्यान रखना साथियों, धारिता है वो आपकी लंबाई के समानुपाती होती है, तो यदि हम केबल की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसकी धारिता भी लंबाई के अनुपात में ही बढ़ेगी, यानी आपकी लंबाई आप दुगुनी कर रहे हो तो आपकी धारिता भी है वो आपकी दुगुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका अगला क्वेश्चन है, फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको पूछा गया है। साथियों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पिछले एक सेशन में बता चुका हूँ। अब ये तो इतना तो मुझे भी याद नहीं है कि किस सेशन में मैंने आपको बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन की चर्चा मैं ज़रूर कर चुका हूँ पिछले सेशन में आपको, ये इतना मुझे कन्फर्म है। तो बताइए साथियों, इस अगर आपने सेशन ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपका आंसर है वो रॉन्ग होगा नहीं, यानी आप एकदम करेक्ट आंसर दे सकते हो क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। बताइए आपका ऑप्शन ए दे रखा है स्थिर विद्युत प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है पेल्टियर प्रभाव,
ऑप्शन डी है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, और ऑप्शन ई है आपका सीबेक प्रभाव। अब बताइए साथियों, जो आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, जो हम ज़्यादातर देखते हैं कि मित्र वगैरह दुकानों पे जो हमें देखने को मिलती है, वो आपकी किस सिद्धांत पे काम करती है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी फ़ोटोकॉपी मशीन है वो आपकी स्थिर विद्युत प्रभाव पर काम करती है। ध्यान रखना साथियों। अब यह स्थिर विद्युत प्रभाव पर कैसे काम करती है ये हम पढ़ेंगे। जब हम इन मशीनों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको यह भी बता दिया जाएगा कि ये जो आपकी स्थिर विद्युत प्रभाव पर काम करती है वो कैसे करती है। तो ध्यान रखना, अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन है वो आपकी स्थिर विद्युत प्रभाव पर काम करती है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखना, आपका विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर कौन काम करता है? आपका फ्यूज़ है। ध्यान रखना साथियों, फ्यूज़ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका फ्यूज़ है वो किस प्रभाव पर काम करता है। तो ध्यान रखना, फ्यूज़ है जो आपका विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। और आपके हीटर वगैरह ये भी है ना, हीटर हुए, इमर्शन रॉड हुए, ये सारे हैं जो आपके उष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। ध्यान रखना साथियों। चुंबकीय प्रभाव आपको पता है हमें मोटर जनरेटरों में देखने को मिलता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है हमें मोटर जनरेटरों में देखने को मिलता है। या हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ हमें चुंबकीय इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो साथ ही इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फोटोकॉपी मशीन है वो आपकी स्थिर विद्युत प्रभाव पर काम करती है, और चुंबकीय प्रभाव है जो मोटर जनरेटर में देखते हैं, और आपका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है उस पर आपके फ्यूज, इमर्शन रॉड, और ये आपका हीटर और टोस्टर, ये सारे हैं जो आपके विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करते हैं। ध्यान रखना साथियों। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, जब समान प्रतिरोध आर मान के एन प्रतिरोध है वो आपकी श्रेणी में संयोजित हो तो प्रभावी प्रतिरोध है वो कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, यानी प्रतिरोध का मान है वो आपका आर है, सभी प्रतिरोध आर मान के हैं, और आपके प्रतिरोध है कितने, एन प्रतिरोध है। तो बताइए साथियों, श्रेणी में संयोजित है ये, किस कनेक्शन में संयोजित है ये, आपके श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब बताइए, आपको तुल्य प्रतिरोध आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, जब समान मान के प्रतिरोध हो और श्रेणी में जुड़े हो तो उसका आपका फॉर्मूला होता है, यानी जितने भी प्रतिरोध आपको लगे हैं उनको आपको आर यानी जितने मान का प्रतिरोध है उससे गुणा कर देना है। तो इस प्रकार आपका श्रेणी मान के एन प्रतिरोध है जो आपके आर मान के है, जो आपके श्रेणी में लगे हैं, तो आपका उनका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू आर, यानी उनको आप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रभावी प्रतिरोध आ जाएगा। अब यही बात आपको समांतर में दे रखी होती तो समांतर में आपका इसका फॉर्मूला हो जाता आर बटे एन, यानी जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उस प्रतिरोध के मान में उन प्रतिरोधकों का संख्या का भाग दे दो तो आपके पास जो आपका प्रभावी प्रतिरोध आ जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों, आपका श्रेणी में जो आपका फॉर्मूला होता है वो एन इंटू आर होता है, और समांतर में आपका होता है आर बटे एन। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी कार्य करेगा जब समान मान के प्रतिरोध हो। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एन आर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम दे रखा है। समांतर क्रम होता तो आपका आर बटे एन हो जाता। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपकरण है वो डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता है। बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है या ऐसा कौन सा घटक है जो डीसी को प्रवाह होने से रोकता है, डीसी का विरोध करता है, डीसी को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको प्रतिरोधक, ऑप्शन बी है संधारित्र, ऑप्शन सी है परिरित्र, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन ए आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर। साथियों, अगर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो चंद सेकंडों में दे सकते हो। बताइए साथियों, अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाते हो तो आपको पता है प्रतिरोधक तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है, कैसे भी नहीं होगा हमारा प्रतिरोध, किसी भी सूरत में हमारा ऑप्शन ए है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध न आपका डीसी का विरोध करता है और न आपके एसी का विरोध करता है। ये समान रूप से विरोध जरूर करता है, लेकिन ये एसी का उतना विरोध करेगा जितना कि आपका डीसी का करेगा। विरोध करना तो इसका एक गुण है प्रतिरोध का, लेकिन ये आपका डीसी एसी में भेदभाव नहीं करेगा। यह समान ये आपकी बाधा उत्पन्न करेगा और समान मात्रा में ये आपका धारा प्रवाहित होने देगा। ध्यान रखना साथियों, एसी डीसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब बचे आपके पास ऑप्शन संधारित्र या परिरित्र। अब बताइए साथियों, जैसे कि मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, अगर आपको
कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संधारित्र है वो आपको डीसी का विरोध करता है, डीसी को प्रभावित नहीं होने देता। जैसे मान लो ये आपका संधारित्र है साथियों, ध्यान रखना। तो इसमें से जो आपकी एसी है ना, एसी तो प्रभावित हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप डीसी आएगी तो डीसी को ये यहीं पे रुक जाएगी, बस डीसी आपको प्रभावित नहीं होने देगी। अब एक होता है आपका इंडक्टर, ध्यान रखना साथियों। तो इंडक्टर में से आपकी डीसी तो प्रभावित हो जाती है, लेकिन इंडक्टर में से हैं जो आपकी एसी प्रभावित नहीं हो पाती है साथियों। तो ध्यान रखना, आपका संधारित्र है वो आपके डीसी को प्रभावित नहीं होने देता है, डीसी के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, यानी डीसी को प्रभावित होने ही नहीं देता है। और आपका प्रेरित्र है जो आपका इंडक्टर होता है वो आपको एसी को प्रभावित नहीं होने देता है। ध्यान रखना साथियों, संधारित्र है वो आपका एसी प्रभावित होने देता है और इंडक्टर है जो आपका एसी प्रभावित नहीं होने देता है। अब साथियों, ये क्यों नहीं होने देता है, आप यही पूछने वाले हो अगला क्वेश्चन, मुझे पता है कि सर ये क्यों नहीं होने देता है। तो साथियों मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ना, वो क्या होता है आपका 1/2 पाई FC, ये होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब साथियों आपको पता है कि डीसी में आपकी आवृत्ति कितनी होती है, डीसी में आपकी आवृत्ति होती है 0। तो डीसी में अगर आपकी आवृत्ति 0 होती है तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, यानी 1 में हम 0 का भाग देंगे, क्या जाएगा हमारे पास, अनंत आ जाएगा। यानी डीसी में आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आवृत्ति 0 होने के कारण है जो आपका अनंत हो जाता है। अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही अनंत हो जाएगा तो इस प्रकार है, या इसके परिणाम स्वरूप है जो हम कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वो आपका डीसी को प्रभावित नहीं होने देगा। क्यों नहीं प्रभावित होने देगा, क्योंकि आपका जो डीसी में है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका मान है जो अनंत होता है। अनंत क्यों होता है, क्योंकि डीसी में आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है और आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपका फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 फ्रीक्वेंसी होता है। और जब 1 में हम 0 का भाग देंगे तो आपके पास अनंत आ जाएगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान है जो आपका अनंत हो जाएगा। और इस प्रकार आपका जो कैपेसिटर है वो आपका डीसी को प्रभावित नहीं होने देगा। ध्यान रखना साथियों। और एसी में पता है आपको कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका मान 0 होने वाला नहीं, तो आपका एसी को है जो संधारित्र प्रभावित होने देगा। अब आपको प्रेरित्र के यानी इंडक्टर के बारे में ध्यान होना चाहिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में ध्यान होना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका XL बराबर क्या होता है, 2 पाई FL होता है। अब आपको पता है डीसी में आपकी आवृत्ति कितनी होगी, डीसी में आपकी 0 होगी, तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो गया तो आपको डीसी को रोकेगा कौन, फिर कोई नहीं रोकेगा, डीसी आपकी प्रभावित हो जाएगी। और आपको पता है एसी में आपकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी का मान आपको पता है कुछ ना कुछ होगा, तो आपका इसका कुछ ना कुछ आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होगा। और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो ये आपका एसी को प्रभावित नहीं होने देगा। ध्यान रखना चाहती तो इस प्रकार हमने बात कर ली कि कैपेसिटर है वो आपका डीसी को क्यों नहीं प्रभावित होने देता, जो आपका इंडक्टर है वो आपका एसी को क्यों नहीं प्रभावित होने देता। ये हमने दोनों बात है वो आपको विस्तृत रूप से मैंने समझा दी है। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कृपया करके इस वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखें, क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं आपको एक बार दोबारा बताऊँ, उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, ताकि जिनको समझ में आ गए हैं उन साथियों का टाइम वेस्ट ना हो, और जिनको समझ में नहीं आया है वो आप इस वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख ले। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ विद्युत धारा को पारित करता है। बताइए साथियों, जो हमारी एसी जनरेटर में कॉइल होती है उससे हम बाहर विद्युत धारा है उनमें से कौन से कंपोनेंट के द्वारा लेते हैं, ये आपको पूछा गया है। या हमें बाहर है इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो विद्युत धारा बाहर तक हमें सप्लाई करता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका क्षेत्र चुंबक, ऑप्शन बी है विभक्त वलय, ऑप्शन सी है सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग, ऑप्शन डी है ब्रश, और ऑप्शन ई है आपका आर्मेचर। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है वो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि हम जल्द से जल्द है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकें। तो साथियों आपको पता है विभक्त वलय किसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम स्लिप रिंग होती है ना आपकी, स्लिप रिंग इसे हम हिंदी में कहते हैं विभक्त वलय। जो आपका स्लिप रिंग होती है ना, स्लिप रिंग को हम कहते हैं सर्पी वलय। अब बताइए साथियों
और ब्रश है जो हम ज़्यादातर छोटी मशीनों में वो कार्बन के काम में लेते हैं, लेकिन बड़ी मशीनों में जो हम कॉपर और ज़्यादातर कॉपर के काम में लेते हैं, लेकिन उनमें भी कार्बन ब्रश हम काम ले सकते हैं। लेकिन अधिकतर है जो हम बड़ी मशीनों में कॉपर के कार्बन ब्रश है वो हम काम में लेते हैं। तो साथ में बताइए, हम बाह्य परिपथक है वो विद्युत धारा किससे पारित है करते हैं या हम किससे प्राप्त करते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है साथियों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ब्रश के द्वारा है वो हम बाह्य परिपथ में किसी डीसी जनरेटर से सप्लाई प्राप्त करते हैं। साथियों, अब सर आप कहोगे कि सर विभक्त तुल्य और स्लिप रिंग क्यों नहीं होंगे। तो साथियों, ये आपके है जो आपके विद्युत धारा को या तो एसी को डीसी में, जैसे हमें एसी चाहिए तो हम स्लिप रिंग लगा लेंगे तो हमें एसी आउटपुट मिल जाएगा, डीसी चाहिए तो हम विभक्त तुल्य यानी स्लिप रिंग लगा लेंगे तो हमें डीसी मिल जाएगा। तो ये तो हमें हमारे पे निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का आउटपुट चाहिए, वो हमें एसी चाहिए या डीसी चाहिए। तो उस प्रकार ये तो आपके एसी डीसी के लिए हम स्लिप रिंग या स्लिप रिंग काम में लेते हैं, लेकिन जब हम बाह्य परिपथ के लिए विद्युत धारा प्राप्त करते हैं वो आपके कार्बन ब्रश है या कॉपर ब्रश है उसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा आपका ब्रश। ध्यान रखना चाहते हो, आर्मेचर तो हो नहीं सकता। आर्मेचर कैसे होगा? आर्मेचर में तो जो आपका ईएमएफ है वो प्रेरित होता है, यानी उसमें तो उत्पन्न होता है। बाहर रहने के लिए हमें जो आपके कार्बन ब्रश है उससे हम बाहर प्राप्त करते हैं। जो साथियों ध्यान रखना, कार्बन ब्रश है वो आपके स्लिप रिंग या विभक्त तुल्य पर जो आपके स्प्रिंगों के बराबर दबाव से जो आपके लगे रहते हैं उसके माध्यम से हम बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों, प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल है वो सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? अब बताइए साथियों, एक सर्किट है जिसमें आपके धारा प्रवाहित हो रही है, उसे हम बंद करना नहीं चाहते और चालू सर्किट में हमें धारा मापनी है। इस कंडीशन में हम इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो हम काम में लेने वाले हैं, ये आपको पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछा गया है इसकी व्याख्या तो मैं आपको यहाँ पे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे व्याख्या करके आपको कोई नहीं देगा। आपको खुद ही है जो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आप क्वेश्चन को कितना समझ पाते हैं। यह फिर आप अपनी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा कि आपने क्वेश्चनों की कितनी प्रैक्टिस की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपको ईजी लगने लगेंगे साथियों, और आप क्वेश्चन का आंसर है वो चुटकियों में दे सकोगे। अब बताइए साथियों, बिना देरी किए जल्द से जल्द बताइए कि इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल है वो सर्किट पर बिना रुकावट डाले हम करंट को मापने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए देगा आपका टोंग टेस्टर, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन सी एक कैलिब्रेट मल्टीवोल्टमीटर के साथ थर्मोकपल, और ऑप्शन डी आपका हाइड्रोमीटर, और ऑप्शन ई आपका उच्च दर निर्वहन परीक्षक। बताइए साथियों। तो साथियों, मुझे पता है आपको आता होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये एकदम ईजी क्वेश्चन है और इसके बारे में हम IT क्लासेज में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी टोंग टेस्टर, जिसे हम कहते हैं क्लैंप मीटर। ध्यान रखना साथियों, इसे हम चालू लाइन में हम है जो आपका लोड माप सकते हैं, यानी धारा का मापन कर सकते हैं। और यही आपको पूछा गया है कि किसी सर्किट में हमें रुकावट डालनी नहीं है, यानी कोई सर्किट चालू भी है उसे हम बंद हमें करना नहीं है, किसी भी प्रकार की रुकावट डाले बिना हमें धारा का मापन करना है। तो इस कंडीशन में हमें जो आपका क्लैंप मीटर या हम कह सकते हैं आपका टोंग टेस्टर है वो काम मिलेंगे। साथियों, आपको पायरोमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए। जो उच्च तापमान है ना आपका, जैसे आपका सूर्य का तापमान हो गया, उस तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर है जो आपका काम में लेते हैं। विकिरणों की सहायता से ये आपका तापमान है पायरोमीटर वो मापता है। हाइड्रोमीटर है जो आपका अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम काम में लेते हैं। अब आप पूछोगे सर ये अपेक्षित घनत्व क्या होता है? जो साथियों आपकी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की निर्धारण है वो हम अपेक्षित घनत्व के द्वारा कर सकते हैं। और अपेक्षित घनत्व है मापने के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसे हम हाइड्रोमीटर कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, बैटरी आपकी कितनी आवेशित है या कितनी अनावेशित है, ये हम जो आपका अपेक्षित घनत्व होता है जिसे हम विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं उसके द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये हमने बात कर ली टोंग टेस्टर, पायरोमीटर और हाइड्रोमीटर की। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है KWH मीटर एक प्रकार का उपकरण है। बताइए साथियों, KWH है जो आपका किलोवाट आवर मीटर है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए देर का इंडिकेटिंग, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटिंग, ऑप्शन सी है रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी है डिस्प्ले, और ऑप्शन ए आपका सी और डी दोनों।
बताइए साथियों, kWh मीटर, किलो वाट आवर मीटर, और सिंपल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में कहूँ तो आपका एनर्जी मीटर। बता दीजिए, एनर्जी मीटर है जो आपका किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, आपके यंत्र है जो आपके, ये हम कह सकते हैं जो आपके वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं ना, मापक यंत्र, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक यंत्र ये होते हैं जो आपको केवल उपस्थिति दर्शाते हैं, केवल किसी इंडिकेटर माध्यम से। ये हम कह सकते हैं कि वो आपको केवल है जो आपको उपस्थिति दर्शाएंगे, चाहे इंडिकेटर के माध्यम से दर्शाए, चाहे किसी भी आपको माध्यम से दर्शाएं, वो केवल आपको उपस्थिति दर्शाएं कि यहाँ पे ये आपका ये घटक है, इसकी अनुपस्थिति है। अब साथियों जो आपके द्वितीयक मापक यंत्र होते हैं, ये आपके जो किसी पैमाने पर है, जो आपका पूर्व निर्धारित पैमाना होता है उस पे है, जो ये किसी राशि का मान जो दर्शाते हैं। अब साथियों ध्यान रखना, ये जो आपके द्वितीयक यंत्र होते हैं ना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसको हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, ध्यान रखना। एक होता है आपका इंडिकेटिंग यंत्र, यानी ये दे रखा आपका एक इंडिकेटिंग यंत्र, और एक दे रखा है आपका रिकॉर्डिंग यंत्र, ये आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, वो आपका रिकॉर्डिंग यंत्र, और एक होता है आपका इंटीग्रेटिंग यंत्र। ये 3 प्रकार के हैं जो आपके द्वितीयक है जो मापक यंत्र होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा है जो आपका इंडिकेटिंग होता है, कौन सा रिकॉर्डिंग होता है, कौन सा है जो आपका इंटीग्रेटिंग होता है। तो साथियों ध्यान रखना, इंडिकेटिंग की बात करें तो ये यंत्र है जो आपको किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाते हैं। ध्यान रख, यानी इसमें आपका जो एक है पूर्वांकित पैमाना होगा, और इसमें आपका जो एक है वो आपका संकेतक, यानी जिसे हम कहते हैं पॉइंटर लगा होगा, जिसके द्वारा है जो अपना ये मान है वो प्रदर्शित करेंगे। साथियों ध्यान रखना, तो इस प्रकार के यंत्रों को हम क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग यंत्र कहेंगे। जैसे हमारा एम्पीयर मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये सारे हमारे इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र है। ये हम कह सकते हैं एम्पीयर मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, और आपका वोल्ट मीटर हो गया, ये आपके इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र है, यानी कि किसी पैमाने पर है जो आपका पॉइंटर के द्वारा है जो आपका मान दर्शाते हैं। ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग यंत्र की बात करें तो रिकॉर्डिंग यंत्र है आपका, ये आपका किसी सुई, किसी पेन या पेंसिल के माध्यम से ग्राफ पर है जो आपके मान को दर्शाते हैं। ध्यान रखना साथियों, यानी हम कह सकते हैं जो आपके रिकॉर्डिंग प्रकार के जो मापक यंत्र होते हैं, ये आपके किसी पेन पेंसिल के माध्यम से किसी ग्राफ पर है जो आपका उस कंडीशन में जो भी आपका मान होगा यंत्र में, वो आपका ग्राफ पे प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार के यंत्र कौन कौन से होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर है, और आपका रिकॉर्डिंग, जैसे हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर हो गया, आपका कॉस फाई मीटर हो गया, यानी पावर फैक्टर मीटर हो गया, ये आपके जो रिकॉर्डिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंतर्गत आते गए हैं। अब बात करें हम इंटीग्रेटिंग यंत्र की, तो आपके इंटीग्रेटिंग यंत्र कौन से होते हैं। तो साथियों ये जो यंत्र है वो आपके ये यंत्र है जो आपके टोटल टाइम के अंतर्गत जितनी भी आपका कुल मान होता है ना, टोटल टाइम के अंतर्गत जितना भी आपका कुल मान होता है, ये आपके टोटल मान को जोड़ कर दर्शाते हैं। ध्यान रखना चाहते हो, टोटल वैल्यू को है ये आपके जोड़ कर दर्शाते हैं। जैसे हमारा जो घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है, जिसे हम किलोवाट आवर मीटर कहते हैं, ये हमारी ऊर्जा को है वो जोड़ते हुए चलता है, यानी जितनी भी ऊर्जा आज खपत हुई आज वाली को कल के साथ जोड़ेगा, यानी आज और कल वाली को परसों के साथ। इस प्रकार है जो आपके ये प्रत्येक दिन का जो भी आपका वैद्युतिक मान होगा उसको जोड़ते हुए चलेगा। ध्यान रखना साथियों। तो इस प्रकार हमने बात कर ली इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग है जो आपको केवल प्रदर्शित करेंगे तात्कालिक मान को किसी संकेतक के द्वारा, किसी पैमाने पर है वो प्रदर्शित करेंगे, और रिकॉर्डिंग है जो आपको किसी मान को आप ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, और जो आपका इंटीग्रेटिंग है वो हमारी वैल्यू को है जो जोड़ते हुए यानी टोटल वैल्यू को है जो हमें दर्शाता है साथियों। तो यहाँ पे पूछा है आपका किलोवाट आवर मीटर है वो आपका किस प्रकार का मीटर है। तो साथियों हम कह सकते हैं क्योंकि ये अपनी एनर्जी को है वो जोड़ते हुए चलता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग मीटर है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2 स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज या आपका 130 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी रहने वाली है जब आपका इंडक्शन मोटर का जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है। ध्यान रखना साथ में, ये 50 हर्ट्ज है, और जो आपकी स्लिप है वो प्रतिशत स्लिप है वो आपकी दे रखी है
प्रतिशत स्लिप है वो आपकी दे रखी है 2%। तो साथियों अब अगर आपको रोटर करंट या रोटर की जो आवृत्ति का करंट, रोटर की करंट की जो आवृत्ति होती है उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो इजी वे में दे सकते हैं। तो साथियों मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला होता है आपका, यानी रोटर करंट की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है एफ आर इंटू प्रतिशत स्लिप इंटू आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप हमें दे रखी है 2%, हटाने के लिए हम बटा में 100 लगाएंगे और एफ हमारी दे रखी है 50। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 1 हर्ट्ज। यानी हमारी इंडक्शन मोटर में अगर 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रखी है और उसकी स्लिप है जो आपकी 2% है, तो उसके रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी रहने वाली है वो आपकी 1 हर्ट्ज रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल है वो एडी करंट डिस्क में किया जाता है। बताइए साथियों एडी करंट डिस्क में इनमें से कौन सी धातु है, कौन सा मेटल है जो हम काम में लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपको एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है फास्फोरस ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी और ऑप्शन ई है आपका या तो सी या डी। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि एडी करंट डिस्क है जो हम काम में लेते हैं। तो साथियों आपको पता है एडी करंट डिस्क है जो हम एनर्जी मीटर में काम में लेते हैं, जो किसकी बनी होती है। अब बता दीजिए साथियों, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आ ही जाना चाहिए। बताइए साथियों जो एनर्जी मीटर में है जो आपकी डिस्क लगी होती है वो किसकी बनी होती है, यानी जिसके कारण है जो आपकी क्रिम्पिंग एयर होती है, जिसे रोकने के लिए हम डिस्क में छेद काटते हैं 180 डिग्री पे। तो वो डिस्क है वो आपकी कौन सी धातु की बनी होती है, यही आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए। एडी करंट डिस्क है जो आपकी एल्यूमिनियम की बनी होती है, ध्यान रखना साथियों। इसी के कारण है जो आपके एनर्जी मीटर में क्रिम्पिंग एयर होती है, जिसे हम कहते हैं रेंगने की त्रुटि, जिसे हम कहते हैं। यानी आपका बिना लोड के ही जो एनर्जी मीटर है वो चलता रहता है, उसे हम क्रिम्पिंग एयर कहते हैं। और इसे कम करने के लिए हम इस एल्यूमिनियम डिस्क के 180 डिग्री पे इस पे 2 छेद निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण है वो आपकी ये क्रिम्पिंग एयर है वो आपकी कम हो जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के बार में शून्य पावर फैक्टर होता है। बताइए साथियों इनमें से कौन से लोड में है जो आपका 0 पावर फैक्टर होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको शुद्ध संधारित्रता बार, ऑप्शन बी है शुद्ध प्रतिरोधकता बार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है केवल प्रतिरोधी बार और ऑप्शन ई है आपका ए और डी दोनों। अब बताइए साथियों कोस फाई है वो आपका 0 किस में होता है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी शुद्ध संधारित्र बार और शुद्ध प्रतिरोधी बार दोनों में आपका पावर फैक्टर है वो शून्य रहने वाला है। अब आप पूछोगे सर शून्य कैसे रहने वाला है, तो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका शुद्ध संधारित्र बार में है जो आपकी धारा है वो आपकी 90 डिग्री वोल्टेज से लीडिंग करती है, और शुद्ध प्रतिरोधी बार में है जो आपकी धारा है वो 90 डिग्री है जो आपका वोल्टेज से लैगिंग करती है। तो इस दोनों ही कंडीशन में आपको पता है साथियों थीटा का मान कितना रहने वाला है, 90 डिग्री रहने वाला है, और कोस 19 का आपको मान पता है क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होता क्या है, कोस पाई पावर फैक्टर होता है। और जब हमारे पास कोस 90 का मान 0 है यानी पावर फैक्टर क्या है हमारा 0 है। बस ध्यान रखना साथियों इन दोनों के बीच जो आपके 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं ना, इन्हीं के कारण जो आपका है वो पावर फैक्टर शून्य है, क्योंकि कोस 90 का मान है जो आपका 0 होता है साथियों। अब केवल प्रतिरोधी भार में पूछे तो प्रतिरोधी भार में आपको पता है धारा और वोल्टेज है वो इन फेज होते हैं दोनों ही, यानी धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर है तो आपका 0 होता है। और कोस 0 का मान कितना होता है ना, कोस 0 का मान आपका 1 होता है। तो इस स्थिति में जो आपका पावर फैक्टर है वो कुछ न कुछ इकाई होगा, हम कह सकते हैं कोस केवल प्रतिरोधी भार मान के लिए पावर फैक्टर है वो आपका इकाई होगा, ध्यान रखना। और शुद्ध प्रतिरोधी और शुद्ध संधारित्र के बार के लिए जो आपका पावर फैक्टर है वो आपका 0 होने वाला है। साथियों ध्यान रखना प्रतिरोधी का भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, यानी इकाई होगा। और आपका शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर में जो आपका शक्ति गुणांक है या कोस फाई है उसका मान है जो आपका 0 होगा। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका क्वेश्चन है साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है। अब बता दीजिए साथियों यानी मोटर का जो आपका कितना डिग्री है जो आपका फेज विस्थापन होता है, और इनमें से आपका कौन सा मोटर है जिसका फेज विस्थापन है जो आपका 60 डिग्री होगा। ऑप्शन ए दे रखा आपका स्लिप फेज मोटर, ऑप्शन बी है 3 फेज मोटर, ऑप्शन सी है 2 फेज मोटर, ऑप्शन डी है सिंगल फेज रिपल्शन मोटर और ऑप्शन ई आपका 6 फेज मोटर।
तो साथियों बताइए फेज विस्थापन टोटल कितना होता है? टोटल फेज विस्थापन होता है आपका 360 डिग्री होता है। अब आपको 60 डिग्री का पूछा है तो बताइए 60 डिग्री कैसे आएगा? तो आपको पता है साथियों 6 फेज मोटर है जो आपका उसका जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका 60 डिग्री रहने वाला है, ये आपको पता है। 3 फेज का कितना रहेगा? 3 फेज में ध्यान रखना साथियों 120 डिग्री रहेगा। और सिंगल फेज या हम कह सकते हैं 2 फेज में कितना रहेगा? उसमें आपका 90 डिग्री रहने वाला है। साथियों इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिंगल फेज में 90 डिग्री, 3 फेज में 120 डिग्री और 6 फेज में जो आपका यानी जितने भी फेज है उनको आपको 360 से डिवाइड करना है, तो आपका फेज डिफरेंस है जो आपका आ जाएगा। अब आपका होगा साथियों सिंगल फेज में 360 आएगा, हम डिवाइड करेंगे तो साथियों सिंगल फेज में आपका 90 डिग्री रहेगा। और 2 फेज में पूछ ले तो फिर भी आपका 90 डिग्री है वो आपका फेज अंतर रहने वाला है। अगर आपको 3 फेज में पूछे तो आपका 120 डिग्री रहेगा, और अगर आपका 6 फेज का पूछे तो आपका 60 डिग्री रहेगा। यानी 3 फेज हैं, अगर ज़्यादा का आपको पूछे तो आपको 360 में से डिवाइड कर लेना है, आपका फेज विस्थापन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। 6 फेज मोटर है वो आपका फेज विस्थापन है वो 60 डिग्री रहने वाला है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है स्प्रिंगों के लिए फास्ट और ब्रॉन्ज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने में किया जाता है क्योंकि बताइए फास्ट और ब्रॉन्ज में ऐसा कौन सा गुण है जिसका प्रयोग है हम किसी भी मीटरों में, यानी ज़्यादातर है जो हम फास्ट और ब्रॉन्ज का प्रयोग है कमानियों के रूप में, जो आपके एनर्जी मीटर वगैरह होता है ना, इनमें जो आपकी कमानी बनी होती है वो आपकी फास्ट और ब्रॉन्ज की होती है। तो फास्ट और ब्रॉन्ज हम क्यों काम में लेते हैं ये आपको पूछा गया। फास्ट और ब्रॉन्ज का इनमें से कौन सा गुण है जिसके कारण हम उसका उपयोग है वो आपका किया जाता है? बताइए साथियों। ऑप्शन ए आपका फटिंग के लिए कम प्रतिरोध, ऑप्शन बी है बेहतर चुंबकीय गुण, ऑप्शन सी है कम विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन डी है विस्तार का उच्च तापमान गुणांक, और ऑप्शन ई आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों फास्ट और ब्रॉन्ज का इनमें से कौन सा गुण है ये आपको पूछा गया है, और उसी गुण के कारण है जो हम इसका उपयोग है बाल कमानियों के रूप में करते हैं। तो साथियों ध्यान रखना फास्ट और ब्रॉन्ज है इस मेटल का आपका या इस कहते हैं इस धात्विक पदार्थ का जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपका कम होता है, इसी कारण है इसका प्रयोग है वो हम उपकरणों में बाल कमानियों के रूप में लेते हैं। तो ध्यान रखना साथियों फास्ट और ब्रॉन्ज का ये एक गुण है कि इसमें विशिष्ट प्रतिरोध है जो आपका कम होता है, जो कि अगर किसी भी उपकरण में धारा प्रवाहित होगी तो आप जिससे यह आपकी कमानी है वो आपकी प्रभावित नहीं होगी विशिष्ट प्रतिरोध कम होने के कारण, और उसमें उपकरण में आपकी कोई त्रुटि नहीं रहेगी। इसी कारण से हम इसका उपयोग है वो बाल कमानियों में करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कम विशिष्ट प्रतिरोध। क्यों हो गया? क्योंकि इसका आपका कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसी कारण जब किसी भी उपकरण में धारा प्रवाहित होती है तो इस पे है जो आपके धारा का प्रभाव है वो आपका नगण्य होता है, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो कम होता है, और जिसके कारण आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में है या किसी डिवाइस के मापन में है वो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इसी कारण है जो हम मापन उपकरणों में बाल कमानियों के रूप में है जो आपका फास्ट ब्रॉन्ज है उसका कमानी है जो काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि सापेक्ष विद्युतशीलता को किस ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है? साथियों जल्द से जल्द है वो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और फिर करते हैं हम आज के सेशन की समाप्ति। तो बताइए साथियों सापेक्ष विद्युतशीलता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? ऑप्शन ए है व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन बी है एंडरसन ब्रिज, ऑप्शन सी है डी शोटी ब्रिज, ऑप्शन डी है शेरिंग ब्रिज, और ऑप्शन ई है आपका केल्विन ब्रिज। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि सापेक्ष विद्युतशीलता को है जो हम शेरिंग ब्रिज के द्वारा मापते हैं। ध्यान रखना साथियों सापेक्ष विद्युतशीलता को किससे मापते हैं? शेरिंग ब्रिज के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि एंडरसन ब्रिज के द्वारा क्या मापते हैं? तो साथियों एंडरसन ब्रिज के द्वारा हम मापते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस है जो हम एंडरसन ब्रिज के द्वारा मापते हैं, और आपका डी शोटी ब्रिज के द्वारा हम क्या मापते हैं? इसके द्वारा हम मापते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। सेल्फ कैपेसिटेंस है वो आपका डी शोटी ब्रिज के द्वारा, और एंडरसन के द्वारा सेल्फ है इंडक्टेंस, और शेरिंग के द्वारा आपकी सापेक्ष विद्युतशीलता, और व्हीटस्टोन के द्वारा जो आपका अज्ञात मान का जो आपका मध्यम प्रतिरोध होता है ना वह हम व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मापते हैं, और केल्विन के द्वारा है जो हम निम्न प्रतिरोध मान की गणना है वो केल्विन के द्वारा करते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शनों का कर लिया पोस्टमार्टम, यानी व्हीटस्टोन के द्वारा अज्ञात मध्यम प्रतिरोध, एंडरसन ब्रिज के द्वारा सेल्फ इंडक्टेंस, डी शोटी ब्रिज के द्वारा सेल्फ कैपेसिटेंस,
और शेयरिंग ब्रिज के द्वारा आपकी सापेक्ष विद्युतशीलता और आपका केल्विन के द्वारा निम्न मान का प्रतिरोध है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने आज के सेशन के सारे क्वेश्चनों का विस्तृत हल जान लिया है। तो प्लीज़ साथियों, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सकें। तो चलिए साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज के साथ और आपको हमारे साथ जुड़कर पढ़ने में कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, और ये आपके जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो डेली की क्वेश्चन सीरीज चल रही है इससे आपको अपनी स्टडी में कितना सहयोग मिल पा रहा है, ये है जो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी प्रतिक्रिया दें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके कि हम भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हमसे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, हमें क्या सुधार करना चाहिए, इसके बारे में हमें भी पता चले। तो साथियों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया है वो अवश्य दें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपको पता है ये क्लास है जो आपकी हमेशा शाम को 6:45 बजे जो यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाती है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जब भी क्लास अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समय व्यवस्था के अनुसार इस क्लास का अटेंड कर सकें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ साथियों, जिन साथियों को इन क्वेश्चनों की थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है या थोड़ा बहुत भी इन क्वेश्चनों के बारे में नॉलेज है, प्लीज़ इस सेशन को फास्ट मोड में अटेंड कर ले, अपना टाइम वेस्ट स्लो मोड में अटेंड करके अपना टाइम वेस्ट न करें। और जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं वो पूर्णतः मनोयोग के साथ अपना पूरा ध्यान मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी पढ़ रहे हैं उसकी स्क्रीन पे फोकस करके पूर्णतः मनोयोग के साथ आपको ये सेशंस अटेंड करने हैं सारे। कंटिन्यू ध्यान रखना चाहते हो, कंटिन्यू आपको सारे सेशन है जैसे ही अपलोड हो आपको अटेंड करने हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो सेशंस है वो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने उन सेशन से कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ सीखा हुआ हमारे एग्ज़ाम में हमें काम आया है और जो आपके सिलेक्शन की संभावना को और अधिक मजबूत बना देगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्वेश्चन सीरीज़ के अगले सेशन में। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद साथियों।